बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है ये इसलिए बहुत अहम है कि ये कॉमन भी है और इसलिए भी कि ये जानलेवा भी हो सकता है। और ये एक बड़ी कॉमन इन्फेक्शन है जिसको हम बच सकते हैं और वैक्सीनेशन से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और ये है टेटनस के बारे में। टेटनस एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसको क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई बोलते हैं। इस बैक्टीरियम की वजह से आपकी न्यूरोट्रांसमिशन ब्लॉक हो जाती है। आपके जो इंटीरियर हॉर्न सेल्स हैं और जो ऑटोनॉमिक न्यूरॉन्स हैं, उन पे जब ये न्यूरोट्रांसमिशन ब्लॉक होती है, तो उसकी वजह से आपके पट्ठों में सख्ती बढ़ जाती है और बहुत सारी झटके या झटकों की सिचुएशन हो सकती है। लेकिन वो झटके पट्ठों के होते हैं, ना कि दिमाग के होते हैं। इसके अलावा आपका ब्लड प्रेशर, आपका हार्ट रेट, आपकी जो सांस लेने की सलाहियत है, उसमें भी फर्क पड़ सकता है। जब किसी मरीज को ये इन्फेक्शन होती है, तो उसका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। मतलब ये कि अगर आपको ये इन्फेक्शन शुरू हुई है, तो फौरन से उसकी अलामात ज़ाहिर नहीं होंगी। उसमें ऑन एवरेज 7 दिन लग सकते हैं, लेकिन ये 3 दिन से लेके 2 हफ्ते तक हो सकता है। लेकिन इसमें अहम चीज़ ये है कि इसकी वजह से तकरीबन 50% लोग जिनको ये इन्फेक्शन होती है, उनकी जान जा सकती है। और ये नंबर डिपेंडिंग ऑन कि क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, मरीज़ कितना बीमार है या कोई और मेडिकल फैक्टर्स तो नहीं हैं, ये चांसेस ऑफ डेथ 5 से लेके 50% तक हो सकते हैं। इस इन्फेक्शन के कुछ खास रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, खास तौर पे उन बच्चों में जो पैदाइश के वक्त किसी ऐसी अनहेल्दी कंडीशन में पैदा होते हैं या उनकी जो नाफ का एरिया है वो साफ ना रखा जाए इस मौके पे और उसकी इन्फेक्शन हो जाए। हामिला खवातीन खास तौर पे उनको जब हमल ज़ाया हो और वो साफ सुथरी सिचुएशन में ना हो या इस दौरान उनको कोई इन्फेक्शन हो जाए। ऑपरेटिव पेशेंट्स जिनका कोई ऑपरेशन हुआ हो और ऑपरेशन भी साफ सुथरी कंडीशन में ना हुआ हो या ऑपरेशन थिएटर्स साफ सुथरे ना हो। जवान बच्चे या मर्द हजरात या खवातीन जिनको कोई डीप पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा हुआ हो या डीप ट्रॉमा हुआ हो। आजकल के ज़माने में बहुत कॉमन है कील का लग जाना, ज़ख्म का हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, ख़ास तौर पे अगर आप सड़क पे गिर जाते हैं इस दौरान, जो कि मोटरसाइकिल या साइकिल पे आपको ज़्यादा चांसेस हैं कि इंजरी हो सकती है, उसकी वजह से ये इन्फेक्शन हो सकती है। ऐसे पेशेंट्स जिन्होंने दाँत का कोई प्रोसीजर करवाया है या दाँत में उनके इन्फेक्शन है, शुगर के मरीज़ों में भी ये काफ़ी देखने को मिलता है क्योंकि उनके ज़ख्म आसानी से हील नहीं होते हैं और इस वजह से उनको ये इन्फेक्शन हो सकती है। ऐसे मरीज़ जो दवाइयाँ या टीके ऐसे इस्तेमाल करते हैं नशा-आवर और वो सिरिंजेस साफ-सुथरी नहीं होती और उसकी वजह से भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। मैं आपसे अपना एक केस शेयर करना चाहूँगा जो मैं समझता हूँ कि एक सक्सेस स्टोरी है, लेकिन उसको शेयर करना बहुत ज़रूरी है और मैं इसके ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करूँगा और डॉक्टर्स को भी समझाने की कोशिश करूँगा कि इस इन्फेक्शन से कैसे बचा जा सकता है। अगर ये खुदा ना ख़ास्ता किसी को इंजरी हुई है तो क्या करना चाहिए और उसकी आफ्टर केयर अगर ये इन्फेक्शन हो गई है और मरीज़ बहुत ज़्यादा बीमार है, तो कैसे उसको बचाया जा सकता है। मेरा पेशेंट जो कि 16 साल का बच्चा था, उसको टेटनस डायग्नोज़ हुआ 9 मार्च 2022 को और उसकी वजह से उनके जो जबड़ा है उसकी सख्ती आ गई और उनके पता चला कि इससे पहले चंद दिन पहले उनके पाँव में एक कील लगा था। अब ये इन्फेक्शन के बाद वो चूँकि बहुत बीमार थे तो आईसीयू में एडमिट हुए और साँस की तंगी की वजह से उनके गले में नाली लगाई गई जिसको ट्रैकियोटॉमी बोलते हैं। उसके बाद वो तकरीबन 5 महीनों के बाद अगस्त में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए, लंबा अरसा आईसीयू में रहे और इस दौरान उन पे बहुत ज़्यादा दौरों की दवाइयाँ शुरू की गईं क्योंकि उनको बार-बार वो झटके या सख्ती की अलामात होती थीं। जब उनको मैंने देखा क्लिनिक में, तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, पट्ठे बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे क्योंकि न्यूट्रिशनल स्टेटस उनका अच्छा नहीं था, बेड सोर बन चुके थे। और जब उनको चेक किया गया तो वो आँखें तो खोलते थे लेकिन आँखें मिलाते नहीं थे, कोई बात नहीं करते थे। लगता यही था कि वो देख सकते हैं लेकिन बात नहीं कर सकते थे। दूसरा, उनकी प्रॉपर फिज़ियोथेरेपी ना होने की वजह से या केयर ना होने की वजह से
अकड़ाव आ गया था टांगों में और बाजुओं में। वो टांगों और बाजुओं को हरकत तो दे सकते थे, लेकिन जब भी हरकत देते थे तो एकदम से उनके जिस्म को झटका लग जाता था। और जब मैंने उनको देखा तो मैंने ये प्लान किया कि जो उनका बेड सोर है उसका ख्याल रखा जाए, इन्फेक्शन से बचाया जाए। लेकिन सबसे अहम चीज़ जो मैंने उस दिन उनके लिए प्लान की वो थी कि उनके पेट में नाली डाली जाए ताकि उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस बेहतर हो, क्योंकि उससे इन्फेक्शंस भी नहीं होंगी, उससे उनके बेहतरी के भी आने के चांसेस हैं। इसके अलावा वो जो सख्ती थी उसको देखने के लिए हमने ईईजी भी करवाई। ये के दौरे तो नहीं हैं, लेकिन उसमें कोई दौरे नहीं आए। जब वो 1 महीने के बाद दोबारा मुझे दिखाने के लिए आए, तो उनकी जो जिस्म में झटके लगते थे, वो तकरीबन 30% बेहतर हो गए थे। लेकिन अब वो महसूस करते थे कि उनके सर में दर्द होती। इसके अलावा उनको पेशाब की जो नाली थी, वो भी तब्दील हो गई थी, अब बाहर वाली न नाली लगा दी गई थी। उन्हें खाने-पीने अच्छा जो मिला था, उसकी वजह से उनके कुछ पट्ठे भी बेहतर हो गए थे और अब वो मुस्कुराकर देख लेते थे। और झटके जो थे वो भी हमने कंट्रोल करने की कोशिश की और उसके लिए कुछ दवाइयाँ दी। जब वो 2.5 महीने के बाद मेरे पास क्लिनिक पे आए, तो ना सिर्फ़ वो बात समझ सकते थे, उनकी अंडरस्टैंडिंग तकरीबन फैमिली के मुताबिक 70 से 80% तक बेहतर हो गई थी। हर क वो बाजुओं को, टाँगों को हरकत दे सकते थे। थोड़ा बहुत खा-पी भी सकते थे अब, लेकिन अभी भी वो बोल नहीं सकते थे। सो आप समझ सकते हैं, और बताने का मकसद भी ये है कि जब मरीज़ देखा तो उसकी हालत क्या थी, फिर 1 महीने बाद, 2.5 महीने बाद, जबकि उससे 5 महीने पहले वो आईसीयू में एडमिट रहे थे। अभी जो मैं आपसे तस्वीरें या उनके जो चीज़ें शेयर करने वाला हूँ, ये इसके लिए मैंने उनसे इजाज़त लेके उनकी फैमिली से ये मैं शेयर कर रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को एजुकेट कर सकूँ। सो ये मेरे पेशेंट हैं जो कि ये सब होने से पहले माशाल्लाह सेहतमंद थे, काम करते थे। आप देख सकते हैं कि वो काम करने वाले और घर के लिए एक ब्रेड विनर या कमा के रोज़ी लाने वाले इंसान थे। ये उनके आईसीयू के दौरान की तस्वीर, और आप देख सकते हैं कि क्या हालत है, गले में नाली लगी हुई है और बिल्कुल कुछ उनको अपना ख़्याल नहीं है। उसके बाद जब हमने क्लिनिक में देखा तो आप देख सकते हैं कि उनकी क्या हालत हो चुकी थी आईसीयू में रहने के बाद, और कमज़ोरी की वजह से पट्ठे बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। ये माशाल्लाह 16 साल के लगते नहीं हैं कि 16 साल के हैं। नाक में नाली डली हुई है, पेशाब की नाली लगी हुई है, गले में नाली लगी हुई है और बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स नहीं करते थे, और बेड सोर बन चुके थे, और बाजू जैसे आप देख भी सकते हैं कि रिस्ट पे और एल्बो पे कंट्रैक्चर्स बन चुके थे। उसके बाद जब हमने उनको गाइड किया और उन्होंने पेग ट्यूब करवाई, तो ये आप देख सकते हैं एक कोने में जो पेग ट्यूब है वो दिखाई गई है, दूसरी तरफ उसी उसी के नीचे आपको दिखाया गया कि उसका कितना छोटा-सा ज़ख्म होता है, ये ब बड़ा ज़ख्म नहीं होता। और मेरी एडवाइस पे उन्होंने बड़ी जल्दी ये करवा ली, और ये आप मरीज़ को देख सकते हैं कि पेग ट्यूब कितनी आसानी से उनके पेट में डली हुई है, और उनकी फीडिंग उसके ज़रिए जब बेहतर हुई, तो मैं आपको दिखाता हूँ फिर उसके बाद मरीज़ कितना जल्दी बेहतर होना शुरू हुआ। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये मेरे अकेले का वेंचर नहीं है। मेरे बहुत अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कॉलीग जिन्होंने बहुत हेल्प की, क्योंकि इनका अफोर्डेबिलिटी का भी मसला था। लेकिन अल्लाह ताला इन सबको जज़ाए खैर दे, क्योंकि मल्टीडिसिप्लिनरी जब आप अप्रोच अपनाते हैं तो मरीज़ बेहतर होता है। ये सेकंड फ़ॉलो-अप आप देख सकते हैं कि वो अब स्माइल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तकरीबन 2.5 महीने के बाद की उनकी तस्वीरें हैं, और इसमें वो बहुत बेहतर नज़र आ रहे हैं। ना अब वो झटके भी बहुत कम हो गए जो उनको पहले लगते थे। ये अभी रीसेंट तस्वीरें हैं इस बच्चे की, और आप देख सकते हैं कि वो आराम से बैठे हुए हैं, अब थोड़ा बहुत खा सकते हैं, खुश नज़र आ रहे हैं। माना कि वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो पाए, लेकिन बहुत हद तक बेहतर हो गए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह से कि ये मज़ीद इंशाअल्लाह बेहतर होंगे। अब समझने की ज़रूरत क्या है कि हम टेटनस से बच कैसे सकते हैं? अगर आपको किसी भी किस्म की कोई एक्यूट इंजरी हुई है, जैसे कोई कील गहरा लग गया है, और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो कि बहुत कॉमन है एक्सीडेंट्स, तो प्लीज़ फ़ौरन से डॉक्टर को दिखाइए और अपना इलाज करवाइए, और देखें कि उस वक़्त किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। मेक श्योर करें कि आपको पहले टेटनस की वैक्सीनेशन हुई भी है। और अगर नहीं हुई भी, तो अब करवा लीजिए। ये कभी भी इस वैक्सीनेशन करवाई जा सकती है, पूरा उसका प्रोटोकॉल है। तो प्लीज़ वैक्सीनेशन करवाइए ताकि आप इस इन्फेक्शन से बच सकें, क्योंकि एक्सीडेंट्स बहुत कॉमन हैं, छोटी-मोटी चोट लग सकती है और वो ज़ख्म गंदा हो सकता है और टेटनस की अलामात आ सकती हैं।
जब कभी आपको चोट लगे, मैं अपने बच्चों को भी यही समझाता हूँ कि फ़ौरन उस ज़ख्म को साफ पानी से अच्छे से धो लें। अगर आप फ़ौरन उस पे बायोडीन या स्पिरिट नहीं लगा सकते, तो कम से कम उसको पानी से अच्छी तरह से धो लें, इससे इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एंटीबायोटिक्स के बावजूद और वैक्सीनेशन के बावजूद भी रेयरली इन पेशेंट्स में बाज़-औक़ात टेटनस हो सकती है, लेकिन ये बड़ा रेयर होता है। लेकिन अपनी वैक्सीनेशन प्लीज़ पूरी रखिए। इसके अलावा ख़ास तौर पे ऐसी अ, मौके जब जैसे सैलाब आ गया, ज़ल्ज़ला आ गया, सुनामी आ गया, इस दौरान इस इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और वो लोग जो गाँव में रहते हैं या देहात में रहते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं, मैं चाहूँगा कि मैं इस वीडियो के थ्रू उनको ये मैसेज दे सकूँ कि प्लीज़ अपने आप को चेक करवाइए और वैक्सीनेशन मुकम्मल करवाइए। ऐसे कंट्रीज़ जैसे कि पाकिस्तान भी एक रिसोर्स पुअर कंट्री है और यहाँ पे वेंटिलेटर्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं हैं। इवन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे अवेलेबल तो हैं, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। और जैसे ये बच्चा भी 5 महीने आईसीयू में रहा और इलाज होता रहा, उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता बेहतर हुआ। तो बराए मेहरबानी वैक्सीनेशन कराना बहुत आसान है, बहुत सस्ता है। अपने आप को बचाइए, अपने बच्चों को बचाइए। वैक्सीनेशन का जो तरीक़ेकार है, वो भी मैं ब्रीफली बताता चलूँ ताकि आसानी हो। अगर तो आपने वैक्सीनेशन आपको नहीं पता आपने करवाई है या आपके वालिदैन ने आपके बचपन में करवाई है या नहीं करवाई, या आपको 3 डोज़ेज़ से कम लगी हैं, तो अगर छोटा ज़ख्म है और साफ-सुथरा ज़ख्म है, तो सिर्फ़ टेटनस टॉक्साइड लगवा लीजिए। अगर ज़्यादा बड़ा ज़ख्म है या उसमें गंदगी आपको लग रही है कि किसी गंदी जगह पे गिर गए हैं आप और वो ज़ख्म साफ-सुथरा नहीं है, तो फिर साथ में इम्यूनोग्लोबुलिन भी लगवाने पड़ेंगे, जो महँगे हो सकते हैं। अगर आपको याद है कि आपने 3 से ज़्यादा डोज़ेजेस पहले लगवाई हुई हैं, तो अगर तो 10 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, तो फिर आप वैक्सीन दोबारा लगवा लीजिए टेटनस टॉक्साइड की, वो भी छोटे ज़ख्म में। और अगर बड़ा ज़ख्म भी है और 5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, तो आप टेटनस टॉक्साइड की वैक्सीन लगवाइए, लेकिन इम्यूनोग्लोबुलिन लगवाने की ज़रूरत नहीं है। इस सूरत में भी आपका खर्चा बचता है, तो प्लीज़ अपनी वैक्सीनेशन करवाइए, टेटनस से बचिए। ये एक जानलेवा मर्ज़ है और बहुत कीमती जानों का इससे नुकसान हो सकता है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा, समझने का मौका मिलेगा कि कैसे बड़ी-बड़ी बीमारियों से छोटी-छोटी चीज़ें करके बचा जा सकता है। बहुत-बहुत शुक्रिया।